जय हिंद साथियों। आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे 21 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक का डेली करंट अफेयर्स का। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए हम लोग देखते हैं अपना वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेड। ठीक है, आपको बताना है 9वां संस्करण इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कहाँ पे आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है फरीदाबाद, थर्ड ऑप्शन है बैंगलोर और लास्ट ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, 9th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कहाँ पे आयोजित किया गया था, आपका क्वेश्चन था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में जो है 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वां संस्करण इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कौन सा एडिशन है, 9th एडिशन है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है। ठीक है, फरीदाबाद में हुआ है और थीम क्या है, थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। ठीक है, ये 3 डायमेंशन इस क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन फॉर्म होगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखिएगा इंटरनेशनल साइंस जो है वो फार होता है। ठीक है, वो क्या है, फार डेवलपमेंट से, उसके फार से याद रखेंगे फरीदाबाद। ठीक है, फार से याद रखेंगे फरीदाबाद। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन द एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया। ठीक है, ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए इंडिया ने किस देश के साथ समझौता किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है यूएसए और लास्ट ऑप्शन है जर्मनी। ठीक है, इन चारों में से किसके साथ भारत ने जो है समझौता किया है ग्रीन अमोनिया के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, आपके ऑप्शन में सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, जापान के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पान कौन से कलर का होता है, पान होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, देखिए ना आप, कहीं के पान बनारस वाला पान होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन अमोनिया किसके साथ ये पार्टनरशिप हुई है इंडिया की, तो इंडिया के साथ जापान की पार्टनरशिप हुई है फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रीन अमोनिया। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, रीइंटीग्रेटिंग एक्सपैंडिंग कंटूर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स, सेकेंड ऑप्शन है एडवांसमेंट्स इन फॉरेंसिक साइंस, थर्ड ऑप्शन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन क्रिमिनोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन क्राइम प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपका सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, बिहेवियरल फॉरेंसिक्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ है, ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो गांधीनगर गुजरात में ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, रीइंटीग्रेटिंग एक्सपैंडिंग कंटूर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स। ठीक है, तो ये थीम थी और ये वेन्यू था उसका। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल सॉरी ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, इंटरनेशनल एंड ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, कहाँ पे हुआ है, तो क्राइम याद रखिएगा, क्राइम कहाँ होता है, तो क्राइम होता है रात में, रात से याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, रात से याद रखेंगे गुजरात में हुई है, गांधीनगर में हुई है। ठीक है, रात मतलब गुजरात, तो ये गुजरात में जो है होस्ट की गई है ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। और इसको याद करने के लिए, थीम याद करने के लिए याद रखिएगा क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर से याद रखेंगे बिहेवियरल फॉरेंसिक्स। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियरल से याद रखेंगे, थीम है इसकी बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, रीइंटीग्रेटिंग एक्सपैंडिंग कंटूर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपके सामने आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच कंट्री इज एक्सरसाइज साइक्लोन 2 टेकिंग प्लेस। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2 कहाँ पे हो रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो भारत ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ। अगर आपको ये पता है कि वो किस कंट्री के साथ करती है, तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इसराइल,
थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया और लास्ट ऑप्शन है इजिप्ट। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2 कहाँ पे आयोजित की गई है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट के साथ इंडिया क्या करती है, साइक्लोन 2 एक्सरसाइज कंडक्ट की है और ये इजिप्ट में कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन 2, याद रखिएगा नाम साइक्लोन 2 इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट साइक्लोन 2। ठीक है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट का क्या नाम है, मिस्र। ठीक है, इजिप्ट का क्या नाम होता है, मिस्र नाम होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ठीक है, कायरो इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो याद रखिएगा साइकिल और कार। ठीक है, साइकिल और कार, कार याद रखेंगे कायरो के लिए। कायरो किसकी कैपिटल है, तो इजिप्ट की कैपिटल है। तो याद रखेंगे कि साइक्लोन जो है किसके साथ की जाती है, साइक्लोन एक्सरसाइज, तो वो इजिप्ट के साथ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, साइकिल और कार, साइकिल से याद रखेंगे साइक्लोन और कार से याद रखेंगे कायरो। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इनकॉर्पोरेट अ मलेरिया वैक्सीन इनटू इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा वो ऐसा देश बना है जिसने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मलेरिया की वैक्सीन को इंक्लूड किया है। ठीक है, रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में किस कंट्री ने मलेरिया की वैक्सीन को इंक्लूड किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है घाना, सेकेंड ऑप्शन है नाइजीरिया, थर्ड ऑप्शन है कीनिया और लास्ट ऑप्शन है कैमरून। ठीक है, इन चारों में से किस कंट्री ने मलेरिया वैक्सीन इंक्लूड की है अपने टीकाकरण प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैमरून। ठीक है, कैमरून ने इंक्लूड किया है मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है मॉस्केरिक्स वैक्सीन। ठीक है, मॉस्केरिक्स वैक्सीन को इंक्लूड किया है और ये ऐसा करने वाली पहली कंट्री बनी है। ठीक है, पहली कंट्री बनी है टू इनकॉर्पोरेट मलेरियल वैक्सीन इनटू इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो माला है, माला मतलब फूल माला जो होती है, माला फूलों की माला, वो मरून है। ठीक है, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, मरून माला। ठीक है, मैरून कलर की माला। ठीक है, मरून से याद रखेंगे कैमरून और माला से याद रखेंगे मलेरिया की वैक्सीन इंक्लूड की है इन्होंने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ठीक है, और हल्के से देख लीजिएगा कि मस्कीटो वाली जो मलेरियल वैक्सीन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है RTSS-ASO या मॉस्केरिक्स वैक्सीन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं रिपब्लिक ऑफ कैमरून के बारे में। तो वहाँ के प्रेसिडेंट है पॉल बिया साहब। ठीक है, पॉल बिया साहब जो है कैमरून के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैरून कलर की माला, मैरून माला, माला से क्या याद रखेंगे, माला से याद रखेंगे मलेरियल वैक्सीन और मैरून से याद रखेंगे कैमरून। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन 2024 विच ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज बीइंग मार्क्ड। ठीक है, तो कौन सा संस्करण हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मना रहे हैं 2024 में, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा एडिशन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024 का, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 10th, सेकेंड ऑप्शन है 15th, थर्ड ऑप्शन है 17th और लास्ट ऑप्शन है 20th। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हम लोग 17th नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और हम लोग 17वां नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही डायमेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसकी कोई थीम नहीं है, तो इसलिए थीम अभी आपको नहीं बताई गई है। जैसे अगर कुछ चीज़ डिसाइड होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब तो क्या ही डिसाइड होगी, अब तो ये ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इन 2024। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या है 2024 की, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एम्पावरिंग माइंड्स बिल्डिंग फ्यूचर्स, सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, थर्ड ऑप्शन है इनोवेशन इन एजुकेशन और लास्ट ऑप्शन है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इन चारों में से इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या है, आपको ये बताना है और इसका सही आंसर है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन
ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और इस बार का जो संस्करण है, इस बार का जो एडिशन है वो 6th एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस इसकी थीम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? तो 24 जनवरी को, ठीक है। कौन सा एडिशन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सा संस्करण हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 6th एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का। और थीम क्या है? तो थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। इन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन फिशरीज व्हाट पोजीशन हैज इंडिया बीन इलेक्टेड टू, ठीक है। तो एफएओ की एक कमिटी है, कमिटी ऑन फिशरीज। तो इंडिया कौन से पोजीशन पे कमिटी ऑन फिशरीज में इलेक्ट हुई है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो भारत कौन से पद पे चयनित हुआ है कमिटी ऑन फिशरीज एफओए के, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चेयरमैन के पद पे, सेकंड ऑप्शन है ट्रेजरार के पद पे, थर्ड ऑप्शन है सेक्रेटरी जनरल के पद पे, या लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाइस चेयर के पद पे, ठीक है। एफएओ की कमिटी ऑन फिशरीज में इंडिया को कौन सी पोजीशन इलेक्ट हुई है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट वाइस चेयर, ठीक है। इंडिया जो है पहला वाइस चेयर बना है सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट का ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट है उसका पहला वाइस चेयर बना है इंडिया, ठीक है। ये कमेटी बहुत नई है, अभी हाल ही में 2022 में ही फॉर्म हुई थी, और ये इस बार का पहला इलेक्शन था, ठीक है। इस कमेटी के लिए पहला इलेक्शन था जिसमें इंडिया फर्स्ट वाइस चेयर बनी है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाइस चेयर बनी है। और डॉक्टर बालाजी जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं एज फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ इनकमिंग ब्यूरो ऑफ SCFM, ठीक है, सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, ठीक है। और जो इनका टर्म रहेगा, जो भारत का टर्म रहेगा वो रहेगा 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जो SCFM है, मतलब सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट है, ये 35th सेशन ऑफ FAO के टाइम ये इस्टेब्लिश की गई थी। कब? 2022 में, ठीक है, 2022 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं FAO के बारे में। तो FAO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर क्यू डोंग्यू साहब जो हैं, ये FAO के डायरेक्टर जनरल हैं, और हेडक्वार्टर्स है FAO का रोम, इटली में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट FAO की, इंडिया कौन से पद पे हुआ है? तो इंडिया फर्स्ट वाइस चेयर के पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है, कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और ये कमेटी कब बनी थी? ये कमेटी बनी थी 2022 में, ठीक है। और इसको हेड कौन करेगा, मतलब वाइस चेयर के पद पे कौन आएंगे? तो डॉक्टर बालाजी, ठीक है, डॉक्टर बालाजी, ठीक है, डॉक्टर बालाजी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं सारे डायमेंशंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट फॉर मेकिंग जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल इन प्राज इंडस्ट्रीज लोकेटेड, ठीक है। तो प्राज इंडस्ट्रीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है? जिसने एल्कोहल से जेट फ्यूल बनाया है, ठीक है, जिसने जेट फ्यूल एल्कोहल से निर्माण किया है प्राज इंडस्ट्रीज ने, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र में, सेकेंड ऑप्शन है बैंगलोर कर्नाटका में, थर्ड ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र में, और लास्ट ऑप्शन है दिल्ली में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रज इंडस्ट्रीज जो है वो पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी है इंडिया में जो कि जेट फ्यूल बनाएंगी, मतलब जो एयरप्लेन है उनके फ्यूल बनाएंगी एल्कोहल से, ठीक है। एल्कोहल से जेट फ्यूल बनाने वाली ये पहली ऐसी इंडस्ट्री बनी है इंडिया में, और इनकी R&D यूनिट है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस सस्टेनेबल बायोलॉजिकल एविएशन फ्यूल, ठीक है। तो जो एविएशन फ्यूल है, एयरप्लेन में जो फ्यूल यूज होता है वो अब सस्टेनेबल और बायोलॉजिकल बन रहेगा, क्योंकि अब अल्कोहल से ही जेट फ्यूल का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो है इस इंडस्ट्री को, या इस जो फैसिलिटी है उसको इनॉग्रेट किया था हरदीप सिंह पुरी साहब ने, ठीक। तो याद रखिएगा ये प्रज इंडस्ट्रीज़ की वो यूनिट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी अवॉर्डीज वर अनाउंस्ड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर द ईयर 2024, ठीक है। तो कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2024 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है 19, और लास्ट ऑप्शन है 20,
ठीक है। तो 19 बच्चों को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 19 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10 लड़कियां होंगी और 9 लड़के होंगे। ठीक है, फ्रॉम 11 स्टेट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 9 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होंगी, और टोटल 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु लॉन्च्ड भारत जीपीटी, इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो भारत जीपीटी किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। और ये भारत जीपीटी क्या है, जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, ये फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है भारत जीपीटी, तो उसको किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है को भारत डॉट ए आई, सेकेंड ऑप्शन है भारत रोवर डॉट ए आई, थर्ड ऑप्शन है को रोवर डॉट ए आई, और लास्ट ऑप्शन है इंडिया रोवर डॉट ए आई। तो इसका सही आंसर है को रोवर डॉट ए आई, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। को रोवर डॉट ए आई ने क्या किया है, भारत जीपीटी लॉन्च किया है। ठीक है, को रोवर डॉट ए आई ने भारत जीपीटी लॉन्च किया है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो भी लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्स कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस भी याद रखिएगा, कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में, तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हमारे उसमें दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में, उन सारी लैंग्वेजेस में ये कॉन्वर्स कर सकता है भारत जीपीटी। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो को रोवर डॉट ए आई ने लॉन्च किया है। ठीक है, को रोवर डॉट ए आई, कंफ्यूज मत होइएगा भारत नाम से या भारत रोवर से या इंडिया रोवर से। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो रिप्रेजेंट करे इंडिया। ठीक है, बस को रोवर नाम है। ठीक है, को रोवर डॉट ए आई ने लॉन्च किया है भारत जीपीटी। ठीक है, और कितनी लैंग्वेजेस में ये कन्वर्ट करने के लिए केपेबल है, तो इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज द ग्रे हाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड, वेयर कॉम्पिटिशन 14th एनुअल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन बिगैन। ठीक है, तो ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन जो कि ग्रे हाउंड ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है, वो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है विशाखापट्टनम, और लास्ट ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, तो ग्रेहाउंड ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हो रहा है, वो विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए नाम क्या है, 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन। ठीक है, कब से शुरू हुआ है, तो 22 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है। लोकेशन क्या है, ग्रे हाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कपूलपड़ा, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये ग्रे हाउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। ठीक है, और ये 14वां एडिशन है, 14वां संस्करण है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया ऐसा पहली कंट्री बनी है जिन्होंने अल्कोहल स्टोर खोला है डिप्लोमेट्स के लिए। ठीक है, डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल स्टोर खोलने वाला सऊदी अरेबिया पहली कंट्री बना है। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेंट है, तो इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, यूएई। ठीक है, यूएई। ठीक है, यूएई। डेजर्ट नाइट कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, तो अरेबियन सी में कंडक्ट की जा रही है, एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आईएफयू। ठीक है, आईएफयू, इंडिया फ्रांस यूएई। ठीक है, इंडिया फ्रांस यूएई, डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर है श्रीजा अकुला, उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता है, कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, इंडिया की टेबल टेनिस प्लेयर है श्रीजा अकुला। ठीक है, याद रखिएगा ये किसकी प्लेयर है, तो श्रीजा अकुला जो है ये टेबल टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, खुला है टेबल। ठीक है, खुला है टेबल। ठीक है, खुला है टेबल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, खुला है टेबल, खुला से क्या याद रखेंगे, अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला जो है इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल टाइटल जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन कॉर्पस चिश्ती 2024 इन टेक्सास यूएसए में। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीजा अकुला किससे रिलेटेड है, तो खुला है टेबल, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए, वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने लॉन्च किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान किन डिग्निटरी ने लॉन्च किया है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने ये इनॉग्रेट किया है फॉर सेलिब्रेटिंग 75th रिपब्लिक ईयर। ठीक है, 75th रिपब्लिक ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत
सारे MOU साइन होते हैं, तो कहाँ तक याद रखा जाएगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस प्रसन्ना बी वारले, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, इज सेट टू बिकम थर्ड सिटिंग जज फ्रॉम दलित कम्युनिटी इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दलित जज बन के आएंगे, जस्टिस बन के आएंगे, जस्टिस प्रसन्न बी वारले, ठीक है, प्रसन्ना बी वारले, ठीक है। और ये कहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस प्रसन्ना बी वारले कहाँ के हाई कोर्ट के जज थे, ये चीफ जस्टिस थे, तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, और ये थर्ड सिटिंग जज हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन भी स्टार मार्किंग है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब, उन्होंने लॉन्च किया है ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है। तो ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे लॉन्च हुई है, उड़ीसा के सिमलीपल टाइगर रिजर्व में, ठीक है। उड़ीसा के सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व, वहाँ पे ब्लैक टाइगर सफारी लॉन्च की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लैक सिम, ठीक है, ब्लैक सिम, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक सिम, ठीक है, ब्लैक सिम। सिम से क्या है, सिम से है सिमलीपल टाइगर रिजर्व, और ब्लैक से क्या है, ब्लैक से है ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है। तो सिमलीपल टाइगर रिजर्व में ये शुरू की गई है, ठीक है। ब्लैक सिम कहाँ है, तो ब्लैक सिम है उड़ीसा में, ठीक है। ब्लैक से याद रखेंगे ब्लैक टाइगर सफारी, और सिम से याद रखेंगे सिमलीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है साथियों। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया पहला ऐसा कंट्री बनी है जिन्होंने अल्कोहल स्टोर खोला है डिप्लोमेट्स के लिए, ठीक है। डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच है, IFU के बीच, इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है। खुला क्या है, टेबल, ठीक है, खुला क्या है, टेबल। तो श्रीजा अकुला जो है टेबल टेनिस से रिलेटेड है, और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, ठीक है, टू सेलिब्रेट इंडिया 75th रिपब्लिक ईयर, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने साइन किया है, इंडिया और ओमान ने MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जस्टिस प्रसन्ना बी वारले जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो अब बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो थर्ड सिटिंग जज होंगे फ्रॉम दलित कम्युनिटी, ठीक है। और ब्लैक सिम, ब्लैक से याद रखिए ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे शुरू हुई है, सिम में, सिम मतलब सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंडियन नेवी ने सेलेक्ट किया है तेलंगाना को, ठीक है। तेलंगाना में वेरी लो फ्रीक्वेंसी का कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन खोला जाएगा, ठीक है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये तेलंगाना में खोला जाएगा, याद रखिएगा कहाँ पे खोला जाएगा, तेलंगाना में, ठीक है। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे गाना गाना है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करना है, गाना गाना है, ठीक है, गाना गाना है, ठीक है, गाना गाना है, गाना से याद रखेंगे तेलंगाना, ठीक है। लास्ट में देखिए गाना है ना, गाना ऐसे याद रखेंगे तेलंगाना, ठीक है। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे गाना है, तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन है वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो तेलंगाना में खोला जाएगा। और कौन खोलेगा ये, तो इंडियन नेवी खोलेगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, नहीं ये इस चक्कर में, ये याद रखने के चक्कर में यही भूल जाएंगे किसकी ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इंडियन नेवी के ये इनिशिएटिव है, इंडियन नेवी ने सिलेक्ट किया है तेलंगाना को, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश जो है कास्ट सेंसेक्स कंडक्ट करेगा, ठीक है, कास्ट सेंसेक्स कंडक्ट करेगा, सेकंड ओनली टू बिहार, ठीक है। बिहार में कुछ दिन पहले ही कास्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी, जिसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, ठीक है। तो अब यही काम आंध्र प्रदेश भी कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है दूसरी स्टेट बनी है कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने वाली, ठीक है। पहला स्टेट कौन है, पहला स्टेट बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन मैराथन रनर है मान सिंह, उन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, ठीक है। एशियन मैराथन चैंपियनशिप में मान सिंह साहब ने गोल्ड जीता है, ठीक है। मान सिंह साहब ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, किसमें, एशियन मैराथन चैंपियनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी, ठीक है। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ज्वाइन किया है किसने, सेरम ने, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, SII ने, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये मिलके वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। किसने ज्वाइन किया है, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन इक्विटी मार्केट में कुछ बात है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो फोर्थ हो गया है, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ गया है, ठीक है, विद 4.33 ट्रिलियन मार्केट कैप, ठीक है, 4.33 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, ठीक है। फोर्थ नंबर 4.33 ट्रिलियन मार्केट कैप, ठीक है। किसको सरपास किया है, तो हांगकांग को सरपास किया है, ठीक है। आप हमको शुरुआत के 3 बताइए कि इक्विटी मार्केट में कौन है, शुरुआत के फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में कौन कौन देश हैं,
ठीक है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एड्स अफगानिस्तान विद 40,000 लीटर्स ऑफ मैलेथियन अगेंस्ट लोकस्ट थ्रेट। लोकस्ट जानते हैं ना, टिड्डी। ठीक है, तो टिड्डी क्या करते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। तो अफगानिस्तान भी इस चीज़ से जूझ रहा था, लोकस्ट की थ्रेट से जूझ रहा था। तो इंडिया ने 40,000 लीटर मैलेथियन सप्लाई किया। ठीक है, ये केमिकल है, जब छिड़क दिया जाता है तो टिड्डी भाग जाते हैं, लोकस्ट जो है डीएक्टिवेट या डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकस्ट थ्रेट को डील करने के लिए इंडिया ने अफगानिस्तान को मैलेथियन दिया है। ठीक है, मैलेथियन किसको दिया है, अफगानिस्तान को 40,000 लीटर। ठीक है साथियों, एक बार फिर से सारी बातें जल्दी से देख लेते हैं। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी में गाना गाना है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी गाना। ठीक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन जो है कहाँ पे बना है, तो वो तेलंगाना में सेट किया जाएगा। गाना से याद रखेंगे, तेलंगाना में सेट किया जाएगा। ठीक है, इंडियन नेवी सेट करेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा स्टेट बना है जो कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करेगा आफ्टर बिहार। ठीक है, इंडियन मैराथन रनर है मान सिंह साहब, उन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया इक्विटी मार्केट में फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया है, फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया है, सरपास किया है हांगकांग को विद 4.33 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और लास्ट में है इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद की है विद 40,000 लीटर्स ऑफ मैलेथियन अगेंस्ट लोकस्ट थ्रेट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे नेशनल टूरिज्म डे की बात कर लेते हैं। तो नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार की थीम है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। ठीक है, इसलिए ये इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें थीम दी हुई है सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 15 जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 20 जनवरी, थर्ड ऑप्शन है 25 जनवरी, और लास्ट ऑप्शन है 1 फरवरी। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, और इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये पिछली बार की भी थीम थी और इस बार भी कंटिन्यू की गई है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, 25 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, अभी हम लोग ने कल या परसों वाले करंट अफेयर्स में देखा था, आईसीसी ने अनाउंस की थी मेंस और विमेन T20 टीम। तो हम लोग ने देखा था कि कौन कौन इंडियन प्लेयर्स उस मेंस T20 की टीम में और कौन इंडियन विमेन प्लेयर्स T20 की टीम में शामिल हुई थी। ठीक है, तो अगर आपने वाली लिस्ट नहीं देखी है तो आप वाली लिस्ट जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें सामने आई हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो आईसीसी ने मेंस की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की है, जिसमें 2 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को। ठीक है, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को इंक्लूड किया गया है आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, सॉरी माफ कीजिएगा। टेस्ट टीम में दो प्लेयर्स इंडिया के इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। ठीक है, अब यहाँ पे है विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, आईसीसी की विमेंस ओडीआई टीम में एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है। ठीक है, एक भी इंडियन प्लेयर नहीं है विमेन ओडीआई टीम में। ठीक है, और मेंस ओडीआई टीम में काफ़ी इंडियन प्लेयर्स हैं, देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा जो है इसको कैप्टन करेंगे मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर बाय आईसीसी। ठीक है, इसमें शुभमन गिल है, इसमें विराट कोहली है, इसमें मोहम्मद सिराज है, इसमें कुलदीप यादव है और इसमें मोहम्मद शमी है। ठीक है, तो 6 प्लेयर्स इंडिया से इंक्लूड किए गए हैं ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में। ठीक है, विमेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में एक भी इंडियन नहीं है, और टेस्ट टीम में 2 इंडियंस हैं, कौन कौन, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। ठीक है साथियों, यहाँ पे लिस्ट है पूरी बीसीसीआई नमन अवार्ड्स की। ठीक है, बीसीसीआई नमन अवार्ड जो देता है हर साल। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको मिला है, तो शुभमन गिल को मिला है बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर किसको मिला है, तो दीप्ति शर्मा जी को मिला है। ठीक है, ये बेस्ट विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर एक्नॉलेज की गई हैं। ठीक है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोग को मिला है, किसको किसको, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ठीक है, रवि शास्त्री जो थे ऑलराउंडर थे और कोच थे इंडिया के थोड़े टाइम पहले, और फारूक इंजीनियर जो थे वो इंडियन विकेट कीपर थे। ठीक है, और बैट्समैन थे। ठीक है, तो इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ठीक है, और जगमोहन डालमिया ट्रॉफी जो कि मिलती है बेस्ट वुमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक। ठीक है, जूनियर क्रिकेटर को ये दी जाती है। ठीक है, तो ये काशवी गौतम को दी गई है। ठीक है, काशवी गौतम को ये दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काशवी गौतम को दी गई है बेस्ट वुमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक कैटेगरी में। ठीक है,
है जूनियर डोमेस्टिक कैटेगरी में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। शुभमन गिल बेस्ट इंटरनेशनल मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर, दीप्ति शर्मा बेस्ट विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर, रवि शास्त्री एंड फारूक इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और काशवी गौतम जूनियर डोमेस्टिक बेस्ट विमेन क्रिकेटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में, जिनको अभी अनाउंस किया गया है कि भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो इनको पोस्टमसली मिलेगा, मतलब मरणोपरांत भारत रत्न जो है से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न क्या है, तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये कब इनकी बर्थ ईयर कब है, तो ये जनवरी 1924 में पैदा हुए थे कर्पूरी ठाकुर साहब। पॉलिटिकल करियर देख लेते हैं, तो ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर साहब। ठीक है, कब से कब तक, तो दिसंबर 1970 से 1971, फिर 1977 से अप्रैल 1979 तक। ठीक है, तो ये 2 अवधि के लिए ये चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे बिहार राज्य के। ठीक है, और ये सोशल जस्टिस, ये सामाजिक समता की बात करते थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर अंडर प्रिविलेज, चैंपियनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किया था। ठीक है, लेगेसी क्या है, ये सोशियो इक्वालिटी को अपहोल्ड करते थे। ठीक है, वह सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समता के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कब कब से कब तक, तो 1970 से 1971 और 1977 से 1979। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर साहब कहाँ के हैं, बिहार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं 26 जनवरी 2024 की। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कौन सा डे है, तो ये 75th रिपब्लिक डे है, 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, थीम है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, 2 थीमें ध्यान दीजिएगा, एक तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे इस बार के, तो इमैनुअल मैक्रन साहब, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रन, उन्होंने भागीदारी की थी, पार्टिसिपेट किया था हमारे 26 जनवरी के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, तो चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसी दिन हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अडॉप्ट किया था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण जो अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मा अवार्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो पद्म विभूषण होते हैं, उसके बाद होते हैं पद्म भूषण, और उसके बाद होते हैं पद्मश्री। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के बेस पे है ये। ठीक है, सबसे पहले जो दिया जाता है वो पद्म भूषण हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड है, सेकेंड ऑर्डर में है पद्म भूषण अवार्ड, और थर्ड ऑर्डर में है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोग को मिला है इस बार, तो 5 लोगों को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 लोगों को मिला है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लोग कौन है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है विजयंती माला बाली, जो आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, और ये तमिलनाडु से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री कौंडिडेला चिरंजीवी, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई थी, वो चिरंजीवी साहब, वो भी आर्ट और फिल्म की साइड से आते हैं, फील्ड से आते हैं, जिसकी वजह से उनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। ये कहाँ से आते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनको तो आप जानते होंगे कि पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में इनको पद्म विभूषण मिला है, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्री बिंदेश्वर पाठक, इन्होंने सुलभ शौचालय शुरू किया था, जिसकी वजह से इनको सोशल वर्क की फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण इनको बिंदेश्वर पाठक साहब को दिया गया है, और ये बिहार से आते हैं। ठीक है, ये बिहार से आते हैं। ठीक है, और लास्ट में है मिसेस पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में है, और ये तमिलनाडु से आती है। ठीक है, तो 2 तमिलनाडु से हैं, 2 आंध्र प्रदेश से हैं, और 1 बिहार से है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण अवार्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा किस फील्ड में जो है पद्म विभूषण दिया गया है। मान लीजिए ऐसे पूछ लेंगे कि विजयंती माला बाली को किस फील्ड में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनको आर्ट में, श्री कौंडिडेला चिरंजीवी साहब को भी आर्ट में, एम वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स में, श्री बिंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क में, बाकी सबको आर्ट में। ठीक है, पद्म सुब्रमण्यम को आर्ट में। ठीक है, तो 3 लोगों को आर्ट की फील्ड में, 1 लोग को पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, और 1 लोग को सोशल वर्क की फील्ड में ये जो है अवार्ड मिला है। ठीक है,
अब पद्म विभूषण हम लोग ने देख लिया 5 लोग को मिला है, ठीक है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है, ठीक है। तो टोटल पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार 132, ठीक है। 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पद्म अवार्ड्स के बारे में देख लिया। अब कुछ और अवार्ड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं रिपब्लिक डे की। तो आपको पता है चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रन साहब, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का साहिबा का एड्रेस था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का एड्रेस था 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक में, ठीक है। 75th रिपब्लिक डे में उन्होंने एड्रेस किया था इंडिया को, ठीक है। फिर 75th रिपब्लिक डे परेड हुई, 10:30 बजे शुरू हुई। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये पहली बार हुआ था कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों की ही ट्राई सर्विस ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है परेड में पार्ट ली थी, ठीक है। 15 वुमेन पायलट्स थी, ठीक है। 15 वुमेन पायलट्स थी, ठीक है। और ये देखिए ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप डेब्यू हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था परेड में, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रेंच मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेशन भी था, ठीक है। फ्रेंच के सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। कितने फ्रेंच सोल्जर्स थे? तो 95 मेंबर की एक फ्रेंच कंटिजेंट थी, फॉलोड बाय अकम्पनीड बाय 33 मेंबर बैंड कंटिजेंट, ठीक है। तो आप देखे होंगे ना परेड में ये आगे मार्च चलता रहता है, आगे मतलब सोल्जर्स चलते रहते हैं, पीछे बैंड चलता रहता है। तो ये बैंड में 33 मेंबर्स थे और फ्रेंच सोल्जर्स परेड में 95 थे, ठीक है। तो ये नंबर भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, ठीक है। कल्चरल शोकेस क्या था? कल्चरल क्या दिखा रहा था, क्या क्या दिखाया गया है यहाँ पे रिपब्लिक डे में? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स अनंत सूत्र, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अनंत सूत्र दिखाया गया है, ठीक है। कल्चरल शोकेस में क्या दिखाया गया है? तो कल्चरल सूत्र द एंडलेस थ्रेड एग्जीबिशन फीचरिंग अराउंड 1900 साड़ीज एंड ड्रेप्स फ्रॉम डाइवर्स इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो अनंत सूत्र, ठीक है। कल्चरल शोकेस में क्या दिखाया गया? अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ठीक है, जिसमें 1900 प्रकार की साड़ियां दिखाई गई हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी थोड़ा बहुत फोकस था, ठीक है। उसके बाद इसरो के चंद्रयान 3 को ट्रिब्यूट दिया गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 को ट्रिब्यूट दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? फ्रेंच का जो फ्रेंच रफेल एयरक्राफ्ट है वो भी उसने भी अपना शोकेस किया था एरियल प्रोवेस, ठीक है। एरियल पावर्स अपनी शोकेस की थी, एरियल प्रोवेस शो किया था राफेल फाइटर ने, ठीक है। तो फ्रेंच से रिलेटेड चीज़ें होंगी क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रन साहब थे। तो इनके जो सोल्जर्स थे वो थे 95 मेंबर बैंड थी। और क्या था? राफेल एयरक्राफ्ट भी शोकेस किया था अपनी एरियल प्रोवेस, ठीक है। और कल्चरल शोकेस में क्या था? कल्चरल शोकेस में था अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज ने या स्टेट्स ने अपनी झांकियां निकाली थी, अपने टैब्ल्यू निकाले थे, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का था रिवोल्यूशनाइजिंग स्कूल एजुकेशन, राजस्थान में था विमेंस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ओडिशा की थी विमेन इन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, हरियाणा में था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मतलब जो जो भी टैब्ल्यू निकल रहे थे उनकी थीम थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की थीम थी विमेन्स इंटीग्रेशन इन डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ मुरिया दरबार ट्रेडिशन इन बस्तर, मुरिया दरबार ट्रेडिशन इन बस्तर, लद्दाख की थी इंडियन विमेन आइस हॉकी टीम, ठीक है, इंडियन विमेन्स आइस हॉकी टीम, मणिपुर विमेन इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टैब्ल्यू निकाली थी। सीआरपीएफ ने विमेन एम्पावरमेंट पे टैब्ल्यू निकाली थी और आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की टैब्ल्यू निकाली थी, झांकी निकाली थी, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, हो सकता है अगर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लें तो आप इसको आराम से बता सकें। यहाँ पे कुछ और अवार्ड्स हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स अवार्ड कितने दिए गए हैं? 1132 गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स दिए गए हैं, ठीक है। किनको दिया गया है? जो पुलिस के लोग हैं, जो फायर सर्विस मैन हैं, ठीक है, होम गार्ड के जो गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, करेक्शनल सर्विसेज के लोग हैं, उनको ये गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स अवार्ड दिए गए हैं। तो टोटल 1132 अवार्डीज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। ये हम लोग ने कल के करंट अफेयर्स में देखा था, ठीक है। कितने लोग को दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया है? तो 19 बच्चों को दिया गया है, जिसमें 9 जो हैं बालक हैं, बॉयज हैं, और 10 बालिका हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। कितने से कितनी एज के वालों को दिया जाता है? तो 5 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन 7 कैटेगरीज, ठीक है। 7 कैटेगरीज होती है, उसमें कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। एक और अवार्ड दिया गया है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड, ठीक है, जीवन रक्षा पदक सीरीज, ठीक है। इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा अवार्ड में 3 लोग को मिला है।
उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 लोग को मिला है और जीवन रक्षा पदक 21 लोग को मिला है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। हमारा कर्तव्य है कि सारी चीज़ें पढ़ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें करंट अफेयर्स अपना एक मजबूत पोर्शन बनाना है, तो हमें हर कुछ सब कुछ पढ़ना ही होगा। ठीक है, एक बार आप पासिंग रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा कि गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स 1132 लोगों को मिला है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 लोगों को मिला है, 19 बच्चों को मिला है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3 लोगों को, उत्तम जीवन रक्षा पदक 7 लोगों को और जीवन रक्षा पदक 21 लोगों को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स देख लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से होते हैं? जो शौर्य के मिलते हैं, जो शौर्य के लिए मिलते हैं, जो वीरता के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स इन द फेस ऑफ एनिमी का क्या मतलब है? जब वॉर टाइम होता है, जब युद्ध छिड़ा होता है जब युद्ध छिड़ा होता है उसके दौरान जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, मतलब जो भी शौर्य वाली एक्टिविटीज़ की गई हैं, ब्रेवरी एक्ट्स किए गए हैं, उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए युद्ध हो रहा है, किसी ने ऐसा अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो उन साहब को परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। उसके बाद है महावीर चक्र और उसके बाद है वीर चक्र अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकी ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, ठीक है, और दूसरे पे है महावीर चक्र और तीसरे पे है वीर चक्र। ठीक है, उसी तरीके से गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, जब युद्ध नहीं हो रहा है पर फिर भी कुछ ऐसे अदम्य साहस का परिचय दिया गया है, तब ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसमें सबसे ऊपर है पीस टाइम अवार्ड में सबसे ऊपर है अशोक चक्र। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है परमवीर चक्र के। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि ये युद्ध के दौरान दिया जाता है परमवीर चक्र और अशोक चक्र पीस टाइम में दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कीर्ति चक्र है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है कीर्ति चक्र और उसके बाद है शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र, जैसे यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है, वैसे ही यहाँ पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। ठीक है, तो अभी कोई वॉर तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए पीवीसी या एमबीसी अवार्ड नहीं दिए गए हैं। टोटल गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं 80, जिसमें से कीर्ति चक्र जो दिया गया है वो 6 लोगों को दिया गया है और शौर्य चक्र जो दिया गया है वो 16 लोग को दिया गया है। ठीक है, और बाकी लोग को और दिया गया होगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेटा थे, वो कीर्ति चक्र के थे और शौर्य चक्र के थे। ठीक है, तो कीर्ति चक्र में कीर्ति चक्र 6 लोगों को मिला है, 6 अवार्डीज को मिला है, और शौर्य चक्र 16 अवार्डीज को मिला है। टोटल गैलेंट्री अवार्ड 80। ठीक है, 80 अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट डज पराक्रम दिवस कॉमेमोरेट। ठीक है, पराक्रम दिवस किसको समर्पित है, किसको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस किसको श्रद्धांजलि देता है या किसको समर्पित है ये दिवस, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी को, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को, और लास्ट ऑप्शन है सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है, तो पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी को समर्पित है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ठीक है, क्या दिवस? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस साहब की एनिवर्सरी। ठीक है, तो आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, और हम लोग 127th एडिशन इसका मना रहे हैं। ठीक है, 127th एडिशन जो है पराक्रम दिवस का सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है। और अब पराक्रम दिवस किसको समर्पित है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस साहब की, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, उनके जो है जन्म दिवस को ये समर्पित है। ठीक है, पराक्रम दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी, उनके जन्म दिवस को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, कब अर्पित करते हैं? तो 23 जनवरी को। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये है पराक्रम दिवस। ठीक है, उसके बाद ये है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसको समर्पित है, किसके जन्म दिवस को समर्पित है ये पराक्रम दिवस? तो सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्म दिवस को ये समर्पित है। ठीक है, और इस साल हम लोग 127वां संस्करण मना रहे हैं, 127th एडिशन ऑफ पराक्रम दिवस 2024। ठीक है, तो 127वां संस्करण मना रहे हैं हम लोग पराक्रम दिवस 2024 में। ठीक है, आपको ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस साहब की कौन से ईयर में जन्म हुआ था, उनका बर्थ ईयर क्या है और उनकी डेथ ईयर क्या है। ठीक है, किस सन में उनकी
मृत्यु हुई थी और किस सन में, किस वर्ष में उनका जन्म हुआ था, आपको दोनों ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्कीम से रिलेटेड है। तो आपको बताना है व्हाट इज द गोल ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इन टर्म्स ऑफ रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है सूर्योदय योजना क्या है। तो सूर्योदय योजना ये स्कीम है कि सारे घरों में, मतलब कुछ घरों में क्या होगा, कुछ घरों की छत में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, कुछ घरों के छत पे क्या किए जाएंगे, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस होंगे, जिसकी चलते क्या होगा, जो हमारा बिजली का किराया है, बिजली का बिल आता है, वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्योदय योजना क्या करेगा, घर की छतों पे रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल्स करेगा। ठीक है, सोलर पैनल्स जो हैं वो रूफटॉप पे इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, तो सूर्योदय योजना का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द गोल ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, तो सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवारों में या कितनी छतों पे रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल किया जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा होगा आपके सामने और आपको बताना है कि कितने हाउस होल्ड्स में या कितनी रूफटॉप्स पे ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किए जाएंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 लाख हाउस होल्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, थर्ड ऑप्शन है 10 करोड़ हाउस होल्ड्स और लास्ट ऑप्शन है 50 लाख हाउस होल्ड्स। ठीक है, इन चारों में से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का गोल क्या है, कितने घरों में या कितनी छतों पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल्स करने हैं, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन बी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर क्या होगा, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि बिजली का किराया कम होगा, बिजली का बिल कम होगा जब हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में क्या होगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स की छत पे क्या होगा, सोलर रूफटॉप पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, टारगेट बेनिफिशियरीज कौन होंगे, जो लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, जो लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स होंगे उनको इस 1 करोड़ वाले गोल में रखा जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी लोगों को। ठीक है, और क्या होगा, बिजली का बिल घटेगा, सबसे बड़ी बात यही है, एडिशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, एक और स्कीम है इससे रिलेटेड, नेशनल कैंपेन फॉर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि इनकरेज करता है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, ताकि वो रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है अडॉप्ट कर सके और जो भी कोल बेस्ड एनर्जी है उससे ट्रांजिशन हो सके सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अभी हम लोग कोयला निर्मित जो है विद्युत यूज़ करते हैं, तो इसको स्थानांतरण करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किस पे, सोलर बेस्ड एनर्जी के लिए ये नेशनल कैंपेन फॉर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन लाया गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या स्कीम है, इसके अंदर क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, तो 40% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने घर के ऊपर क्या करते हैं, सोलर रूफटॉप पैनल्स लगवाते हैं, तो क्या होगा, आपको 40% तक की कैपिटल कॉस्ट की जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सूर्योदय योजना के बारे में देखा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। कितने घरों में लगाएंगे, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके टारगेट बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इनके टारगेट बेनिफिशियरीज होंगे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 3-4 डायमेंशन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के, और काफ़ी चांसेस हैं कि इससे आपसे डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अभी जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आएंगी वैसे वैसे हम लोग और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और क्या गोल है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज ऑपरेशन सर्व शक्ति बीइंग लॉन्च। ठीक है, ऑपरेशन सर्व शक्ति कहाँ पे चलाया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्व शक्ति कहाँ पे चलाया गया था, आपको ये बताना था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे होंगे कि आजकल आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते क्या किया गया है, ऑपरेशन सर्व शक्ति को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉइल किया जाएगा, उनको मतलब रोका जाएगा,
उनको कर्व किया जाएगा, ठीक है। जो भी आतंकवादी गतिविधियां या घटनाएं हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उनको रोकने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। हो सकता है आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लें कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिज्म को कंटेन करने के लिए, कर्व करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक नया ऑपरेशन चलाया है, तो आपको उसका नाम बताना है। तो आपको नाम भी याद रखना है और आपको जगह भी याद रखनी है और आपको यूनिट भी याद रखनी है कि किसने चलाया है। तो इंडियन आर्मी ने ये चलाया है, ठीक है। हो सकता है आपके सामने ऑप्शन दे दे कि ऑपरेशन सर्वशक्ति किसकी इनिशिएटिव है, तो आपके सामने ऑप्शन हो जाए कि CISF की, कि CRPF की, ITBP की, या किसी तरीके की, BSF की, इंडियन आर्मी की। तब आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी जो है, डिफेंस यूनिट जो है, इंडियन आर्मी की डिफेंस यूनिट, उन्होंने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। किस लिए, तो टेररिज्म, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म को कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये 3-4 डायमेंशन हैं इस क्वेश्चन के, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट हैज़ 3 डिस्कॉम्स दैट अचीव्ड एन A+ रेटिंग इन कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स रिपोर्ट, ठीक है। तो कंज्यूमर सर्विस रेटिंग डिस्कॉम्स रिपोर्ट में किस राज्य में वो 3 डिस्कॉम्स हैं जिनको A+ रेटिंग मिली है, ठीक है। डिस्कॉम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। क्या होता है आपके यहाँ, क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हुई, ठीक है, तो जो जनरेट करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके यहाँ लाइन, जो तार बिछाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर बिछा के आपके यहाँ बिजली भेजते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। तो आपको ये बताना है कौन से राज्य में वो 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज स्थित हैं जिन डिस्कॉम्स को A+ रेटिंग मिली है, किसके अनुसार, तो कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की वो 3 डिस्कॉम्स हैं जिनको A+ रेटिंग से नवाजा गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो टोटल 4 डिस्कॉम्स को क्या हुआ है, A+ रेटिंग मिली है, ठीक है। और इनमें से 3 डिस्कॉम्स जो हैं वो दिल्ली में है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 डिस्कॉम्स जो हैं वो दिल्ली में स्थित हैं, ठीक है। 3 डिस्कॉम्स जो हैं वो दिल्ली में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल 4 डिस्कॉम्स को क्या किया गया है, A+ रेटिंग मिली है, किससे, CSRD रिपोर्ट से। CSRD मतलब कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स रिपोर्ट, ठीक है। CSRD रिपोर्ट के अनुसार 4 डिस्कॉम्स को A+ रेटिंग मिली है, मतलब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। A+ रेटिंग मिली है उसको, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्कॉम्स हैं, तो BSES राजधानी पावर लिमिटेड, ये दिल्ली में है। BSES यमुना पावर लिमिटेड, ये भी दिल्ली में है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये भी दिल्ली में है। और चौथी कौन सी है, चौथी है नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जो भाई हमारे उत्तर प्रदेश, जो भी भाई और बहन हमारे UPPCS 2024 को टारगेट कर रहे हैं, वो ध्यान दें कि नोएडा पावर कंपनी को A+ रेटिंग मिली है, ठीक है। आपको तीनों डायमेंशन याद रखना है, नोएडा पावर कंपनी A+ रेटिंग, ठीक है। हो सकता है आपसे रेटिंग में कंफ्यूज कर लें कि कौन सी रेटिंग मिली है, A+, B-, A++, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होकर ये ना लगा दें कि A++, ठीक है। तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से सारे डायमेंशंस को हम लोग को समझ के चलना है, ठीक है। तो जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनमें से 3 दिल्ली में हैं, 3 दिल्ली में हैं जिनको A+ रेटिंग मिली है, और एक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दिल्ली वाली कौन सी है, तो राजधानी पावर लिमिटेड, यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर लिमिटेड, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ट्राई, ठीक है, ट्राई, ठीक है। ट्राई, T से टाटा पावर, आर से है राजधानी पावर लिमिटेड और Y से यमुना पावर लिमिटेड, ठीक है। ट्राई, ठीक है। और ये नोएडा, ठीक है, ये नोएडा में यूपी वाली जो है वो नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड है जिनको A+ रेटिंग मिली है, ठीक है। याद रखिएगा ट्राई, ठीक है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे है सारी, तो ये सारी दिल्ली में है, ठीक है। ये 3 दिल्ली में है और ये जो है ये नोएडा पावर कंपनी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो और रेटिंग इनको कौन सी मिली है, A+ रेटिंग मिली है, ठीक है। A+ रेटिंग मिली है। और टोटल 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, यहाँ पे देखिए 4 है ना, एक तो 3 तो ट्राई हैं और एक नोएडा पावर है, ठीक है। T से टाटा पावर हो गई, Y से यमुना पावर हो गई और R से राजधानी पावर हो गई, ठीक है। तो ट्राई यहाँ पे और एक नोएडा पावर है। तो ये टोटल 4 डिस्कॉम्स हैं जिनको A+ रेटिंग मिली है लेटेस्ट कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स रिपोर्ट में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। 16 साल के नेगोशिएशन के बाद किस कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। 16 साल नेगोशिएशन करने के बाद
किस कंट्री ने इंडिया के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, थर्ड ऑप्शन है चाइना और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन चारों में से किस कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 16 साल बाद, 16 साल नेगोशिएट करने के बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड ने जो है कंक्लूड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री ये है और एक कंट्री बी ये है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ठीक है, फ्री ट्रेड, तो इनके यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ से ये कोई प्रोडक्ट भेज रही है बी, ठीक है, तो ना इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी और ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। वैसे ही बी अगर कुछ भेज रहा है तो बी कोई प्रोडक्ट भेज रहा है ए पे, तो बी के साथ भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ होती है, ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो नेशनल डोमेस्टिक बाउंड्री में ही प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ठीक है, जिसमें कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं लगता है। ठीक है, अब आपके मतलब मान लीजिए कोई इंडिया में कोई बैट बन रहा है, जैसे विलो बैट्स बनते हैं जम्मू कश्मीर में, और वो जाते हैं मान लीजिए तमिलनाडु जाते हैं। ठीक है, बेचने के लिए वो तमिलनाडु जाते हैं, तो उनके पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी लगेगी, वो तो इंडिया में ही जा रहे हैं। वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो क्या होता है कि दो कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब कर लेती हैं तो आपस की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उनके ऊपर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, उनके ऊपर सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव एक्साइज ड्यूटी लग सकती हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी हो सकती है या जैसे जीएसटी हो सकता है, वो सब चीज़ें लग सकती हैं, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लग सकता है। ठीक है, तो यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यही इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और ये किसके साथ कंक्लूड किया गया है, तो ये कंक्लूड किया गया है स्विट्ज़रलैंड के साथ। कितने साल बाद, तो 16 साल के नेगोशिएशंस के बाद। ठीक है, 16 साल के नेगोशिएशन के बाद क्या किया गया है, फ्री ट्रेड किया गया है। किसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है स्विट्ज़रलैंड के साथ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन में, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावादी चीज़ को सेलिब्रेट करने मतलब प्रमोट करने के लिए एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और आपको उसी का नाम बताना है। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म निकाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म निकाला है। आपको उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है लिंगुअल लर्न, सेकेंड ऑप्शन है भाषा भारती, थर्ड ऑप्शन है अनुवादिनी और लास्ट ऑप्शन है मल्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म निकाला गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो उसका नाम होता है ऑप्शन सी अनुवादिनी। ठीक है, अनुवादिनी मतलब, अनुवाद मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यही ट्रांसलेट करेगा, अनुवादिनी यही करेगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट हैं हमारे, जो भी लिटरेरी टेक्स्ट हैं या जो भी एजुकेशनल टेक्स्ट हैं, उनको हर लैंग्वेज में अनुवाद करेगा। ठीक है, उनका हर लैंग्वेज में अनुवाद करेगा ताकि जो है मल्टीलिंगुअलिज्म बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो इनिशिएटिव का नाम है अनुवादिनी ऐप। ठीक है, अनुवादिनी ऐप ये क्या करेगा, ये क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो स्कूल और हायर एजुकेशन के जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा और उनको ट्रांसलेट भी किया जाएगा, जो भी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आप बताइएगा 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अनुवादिनी ऐप का, जो भी स्कूल बेस्ड और हायर एजुकेशन बेस्ड जो भी स्टडी मटेरियल हैं उनको जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेजेस में वो इनको तब्दील करेगा, अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, अनुवादिनी ऐप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम है अनुवादिनी ऐप, बहुत आराम से आप बता लेंगे। अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेशन, और ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन होगा तभी तो मल्टीलिंगुअलिज्म होगा। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए अनुवादिनी ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कितनी लैंग्वेजेस में, तो जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको उन 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 लैंग्वेजेस में इन सारी स्टडी मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
विच कंट्री रिसेंटली अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून पे। ठीक है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सबसे नया देश या सबसे लेटेस्ट देश कौन सा बना है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग ने कल के डेली करंट अफेयर्स में भी देखा था। तो आपको बताना है किस देश ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया है लूनर सरफेस पे, चांद की सतह पे। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है जापान और लास्ट ऑप्शन है रशिया। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है किस कंट्री ने सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट की है और सक्सेसफुल हुआ है मून के सरफेस पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने। ठीक है, इंडिया के बाद जापान ने किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इंडिया से। ठीक है, तो जापान ने क्या किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। ठीक है, इनका स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था, तो हमने आपको कल बताया था स्लिम। ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, और इसकी लैंडिंग लोकेशन क्या है, नियर शियोली क्रेटर। ठीक है, साउथ ऑफ लूनर इक्वेटर। ठीक है, लूनर इक्वेटर के साउथ पे एक क्रेटर है जिसका नाम है शियोली क्रेटर, वहाँ पे स्लिम जो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन ने सॉफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है, इसके पहले कौन कौन अचीव कर चुके हैं, तो इससे पहले चाइना, इंडिया, जापान जो है, चाइना और इंडिया ऑलरेडी कर चुके हैं, और यूएस और यूएसएसआर मतलब यूएस और रशिया भी ये चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ कंट्री होती है जापान, ये सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून को अचीव करने वाली, ये फीट को अचीव करने वाली जो है जापान जो है वो फिफ्थ कंट्री बनी है। ठीक है, इंडिया फोर्थ कंट्री थी और जापान फिफ्थ कंट्री बनी है। और ये इन्होंने कहाँ पे किया है, तो शियोली क्रेटर पे इन्होंने सॉफ्ट लैंड किया है। ठीक है, इनके स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम है, स्पेस क्राफ्ट का नाम है स्लिम। ध्यान दीजिएगा स्लिम। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट उठा के यही पूछ ले कि स्लिम किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगाना है कि फिजिकल एट्रीब्यूट से संबंधित है या ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये लूनर सरफेस की सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया है, इसको जापान ने लॉन्च किया है। इसी के साथ जो है जापान फिफ्थ कंट्री बनती है लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के सारे डायमेंशन क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज 11th इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है खंजर किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, इसका क्या नाम है, खंजर। ठीक है, इसका क्या नाम है, खंजर। ठीक है, तो आपको बताना है ये 11th एडिशन जो है, 11वां संस्करण जो है इंडियन किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर का, वो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है किर्गिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और लास्ट ऑप्शन है भोपाल। ठीक है, इन चारों में से कहाँ पे इंडियन किर्गिस्तान की जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है खंजर, वो कहाँ पे होस्ट की जा रही है, कहाँ पे आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 11वां संस्करण जो है इंडिया किर्गिस्तान का, जिसका नाम है इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज का, जिसका नाम है खंजर, वो बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है, खंजर जो है जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान की, वो कंडक्ट की जा रही है, वो आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे खंजर किसकी एक्सरसाइज है, तो याद रखिएगा खंजर जो है कायर लोग रखते हैं। ठीक है, खंजर क्या करते हैं, कायर लोग। कायर की स्पेलिंग KYR से मतलब किर्गिस्तान। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखिएगा। खंजर देखिए, खंजर ये खंजर, ठीक है, और कायर KYR तो किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान जो है किर्गिस्तान जो है किर्गिस्तान के साथ जो है इंडिया की खंजर एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हिमाचल में हो रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा संस्करण है, तो 11वां संस्करण है। ठीक है, 11वां संस्करण जो है कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच रीजन इज द इंडिजिनस डेट वैरायटी कच्ची खरक प्राइमरली फाउंड। ठीक है, कच्ची खरक, ठीक है, कच्ची खरेक जो एक डेट वैरायटी है वो कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या चीज़, कच्ची खरक। ठीक है, कच्ची खरक। ठीक है, ये क्या है, ये डेट की वैरायटी है। ठीक है, ये डेट की वैरायटी है, आपको बताना है ये किस रीजन में पाई जाती है। ठीक है, इसको हाल ही में GI टैग मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है एरिड रीजन ऑफ कच्छ इन गुजरात,
और लास्ट ऑप्शन है ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये कच्ची खरक जो है, जो इंडिजिनस डेट वैरायटी है, वो कहाँ पे पाई जाती है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरिड रीजन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इंडिजिनस डेट वैरायटी है। ठीक है, याद रखिएगा कच्ची खरक क्या है, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कच्ची खरक क्या है, तो याद रखिएगा कच्ची खरक है डेट वैरायटी। ठीक है, डेट की वैरायटी है ये। ठीक है, इंडिजिनस डेट वैरायटी है ये। ठीक है, और इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। ठीक है, इसकी ओरिजिन जो होती है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात की, वहाँ पे होती है, और इनको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, देखिए आपके सामने पूरे टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, ताकि आपको बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम आउटपुट के साथ आपको बढ़िया से रिवीजन करने का मौका मिले। ठीक है, तो डेट वैरायटी कौन सी है, कच्ची खरक। ठीक है, ओरिजिन क्या है यहाँ इनका, तो गुजरात। ठीक है, कच्छ गुजरात। और रिकॉग्निशन किस बात का रिकॉग्निशन है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है इनको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है हु आर द ओपोनेंट्स ऑफ इंडियन पेयर इन ब्रोंज मेडल मैच इन एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024। ठीक है, एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के मैच में इंडियन पेयर के सामने कौन विपक्ष था, आपको ये बताना है। ठीक है, किसके खिलाफ जो है ब्रोंज मेडल मैच खेला गया था एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने किसके खिलाफ ब्रोंज मेडल मैच खेला था एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है कुवैत, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान, और लास्ट ऑप्शन है बहरीन। ठीक है, इन चारों में से कौन सी कंट्री जो थी वो ओपोनेंट थी एशिया शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ। ठीक है, तो जो कि एक ब्रोंज मेडल मैच था। ठीक है, किसने ब्रोंज मतलब इंडिया ने ब्रोंज जीता है, पर वो किसके खिलाफ जीता है, आपको ये बताना है, किसमें, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं, जल्दी से हम लोग टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो इवेंट जो था वो एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये कुवैत सिटी में ही हुआ था। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, ये कुवैत सिटी में हुआ था। इंडिया ने क्या जीता है, तो इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से में, स्कीट टीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में ये जो है मेडल आया है। कौन सा आया है, तो ब्रोंज मेडल आया है। कौन कौन एथलीट थे, तो राइजा ढिलन और गुरजात सिंह खंगूरा। ठीक है, गुरजात सिंह खंगूरा और राइजा ढिलन जो है इंडियन एथलीट्स थी। ठीक है, जिन्होंने मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में। ठीक है, और ओपोनेंट कौन थे, तो ओपोनेंट के कुवैत के थे अब्दुल्ला अल रशीदी और ईमान अल शमा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कुवैत जो था, कुवैत था ओपोनेंट इंडियन ब्रोंज मेडल मैच में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, और गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल चाइना ने जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल कजाकिस्तान ने जीता है, और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत रहा है। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इंडिया का क्या स्थान रहा है, तो इंडिया का स्थान रहा है थर्ड। ठीक है, इंडिया का स्थान रहा है थर्ड। पहले पे थे चाइना, सेकंड पे थे कजाकिस्तान, थर्ड पे थे इंडिया। और इंडिया ने किसको हराया है, इंडिया ने हराया है कुवैत को। ठीक है, इंडिया ने हराया है कुवैत को। ठीक है, कौन से इवेंट में, तो मिक्स्ड स्कीम इवेंट में। ठीक है, मिक्स्ड स्कीम इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रिसेंटली लॉन्च द बुक असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरपुकन। ठीक है, असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरपुकन जो एक किताब है उसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उसको लॉन्च किसने किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अरूप कुमार दत्ता ने, सेकंड ऑप्शन है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह ने, और लास्ट ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने। ठीक है, तो जो बुक है असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरपुकान, वो किसने इनॉग्रेट किया है, किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह जी ने। ठीक है, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने जो ये बुक है असम ब्रेव हार्ट लचित बरपुकन, वो लॉन्च की है। ठीक है, और इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, अरूप कुमार दत्ता इसके ऑथर है। ठीक है, किसके, असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान के। ठीक है, बरफुकान के। ठीक है, असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान को किसने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किसने किया है, अमित शाह ने। पर इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। अरूप कुमार दत्ता जो है ऑथर हैं असाम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन बुक के। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है बुक का, तो लाइफ ऑफ लेजेंडरी 17th सेंचुरी अहोम वॉरियर लचित बरफुकान। ठीक है, तो ये 17वीं सदी के अहोम वॉरियर थे लचित बरफुकान, जो कि असम से आते थे। ठीक है, असम से आते थे, अहोम वॉरियर थे वो। तो उन्हीं के बारे में ये किताब है, जिसको लॉन्च किया है अमित शाह ने, पर जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। ठीक है साथियों, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, और थोड़ा सा सब्जेक्ट
जो सब्जेक्ट मैटर है बुक का उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड अनाउंस बाय योगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो योगी गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रेस्टिजियस अवार्ड अनाउंस किया है। तो आपको बताना है उस प्रेस्टिजियस अवार्ड का क्या नाम है, ठीक है। तो किसको दिया गया है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आपको नाम बताना है उस प्रेस्टिजियस अवार्ड का नाम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यूपी एक्सीलेंस अवार्ड, सेकेंड ऑप्शन है योगी गौरव पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश रिकॉग्निशन, और लास्ट ऑप्शन है यूपी गौरव सम्मान, ठीक है। यूपी गौरव सम्मान जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो योगी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो यूपी गवर्नमेंट सम्मान जो है देगी, ठीक है, अनाउंस कर दिया है। और कौन कौन इसमें अवॉर्डीज़ हैं, तो इसमें अवॉर्डीज़ हैं डॉक्टर रितु जो कि एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, और रेनाउड एंटरप्रेन्योर नवीन, ठीक है। ये दो अवॉर्डीज़ हैं, इनको उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। इनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन कौन है, तो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रितु, ठीक है, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रितु, और रेनॉल्ड एंटरप्रेन्योर हैं नवीन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डॉक्टर रितु जो है एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, और रेनाउड एंटरप्रेन्योर हैं नवीन, जिनको यूपी गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है साथियों। याद रखिएगा क्या नाम है, डॉक्टर रितु जो कि साइंटिस्ट हैं, और रेनाउड एंटरप्रेन्योर है नवीन, उनको ये यूपी गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज द ओपोनेंट ऑफ ताई जू यिंग इन इंडियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल्स फाइनल, ठीक है। इंडियन ओपन वुमेन सिंगल्स फाइनल में ताई जू यिंग के ओपोनेंट कौन थी, आपको ये बताना है, ठीक है। बस ऐसा पासिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होना चाहिए क्योंकि इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है। बस ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये इंडिया में हुआ है, इसलिए ये जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है विमेन सिंगल फाइनल्स में, ठीक है, इंडियन ओपन के विमेन सिंगल्स फाइनल में ताई जू यिंग के खिलाफ किसने जो है खेला था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं साइना नेहवाल, सेकेंड ऑप्शन है पीवी सिंधु, थर्ड ऑप्शन है शेन यू फी, और लास्ट ऑप्शन है रचनॉक इंटोनन, ठीक है। इन चारों में से किसने विमेन सिंगल्स फाइनल में, इंडियन ओपन के विमेन सिंगल फाइनल्स में ताई जू यिंग के खिलाफ खेला था, ठीक है। तो इसका सही आंसर, अगर आप सोच रहे हैं पीवी सिंधु है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शेन यू फाई ने, ठीक है। शेन यू फाई जो है इनके खिलाफ खेली थी, ठीक है। इंडियन ओपन 2024 हुआ था, इंडियन ओपन 2024, ठीक है, जिसमें ताई जू यिंग जीत गई हैं। ये चाइनीज़ तैपेई की हैं, ठीक है, चाइनीज़ तैपेई की हैं, और उनके अगेंस्ट थी चेन यू फे, ठीक है, जो कि चाइना की है, ठीक है। तो एक बार आप बस नाम याद रखिएगा, ताई चेन, ठीक है, ताई और चेन, ठीक है, ताई और चेन, ठीक है, दोनों ही चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ तैपेई की हैं और एक चाइना की है, ठीक है। कहाँ पे, इंडियन ओपन के वुमेन सिंगल्स फाइनल में, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑल वीमेन कंटिजेंट्स विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। तो आपको पता होगा अभी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पे कितनी ऑल वीमेन कंटिजेंट्स पार्टिसिपेट करेंगी, आपको ये बताना है, ठीक है। कितनी ऑल वीमेन कंटिजेंट्स, पूरी महिला कंटिजेंट कितनी पार्टिसिपेट करेंगी 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के परेड में, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, और लास्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। तो आपको बताना था कि ऑल विमेन कंटिजेंट्स कितनी होंगी अब की बार के रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी 2, ठीक है। तो क्या है, 2 ऑल विमेन कंटिजेंट्स होंगी रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है। 2 ऑल विमेन कंटिजेंट्स होंगी, जिनमें सिर्फ महिलाएं होंगी, कंटिजेंट्स होंगी, महिलाएं कंटिजेंट्स होंगी, वो क्या होगा, वो कंपनी होगी, ऑल विमेन कंपनी होगी जो कि पार्टिसिपेट करेगी रिपब्लिक डे परेड में। और कंटिजेंट लीडर कौन होंगी, कंटिजेंट लीडर होंगी कैप्टन संध्या, ठीक है, कैप्टन संध्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कैप्टन संध्या, ठीक है। और कंटिजेंट की कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो 148 मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है, 148 मेंबर्स होंगे, मतलब 148 फीमेल्स होंगी जो कि कंटिजेंट का पार्ट रहेंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस देख लेते हैं इसमें, कितनी ऑल वुमेन कंटिजेंट्स हैं, तो 2 कंटिजेंट्स है ऑल वुमेन, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 148 हैं, ठीक है, 148 टोटल मेंबर्स। और कैप्टन कौन होगा, इनको लीड कौन करेगा,
इनको लीड करेंगी कैप्टन संध्या, ठीक है। कैप्टन संध्या इनको लीड करेंगी, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैप्टन संध्या लीड करेंगी 2 विमेन कंटिजेंट्स को जिनकी टोटल कॉम्पोजिशन है 148 मेंबर्स की, ठीक है। 148 मेंबर्स की जो कंटिजेंट है उनको लीड करेंगी कौन? उनको लीड करेंगी कैप्टन संध्या, ठीक है। और इसमें 2 ऑल वुमेन कंटिजेंट्स होंगी जो कि पार्टिसिपेट करेंगी विमेन डे रिपब्लिक डे परेड में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्क बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अयोध्या बाय इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि अयोध्या में एक मॉस्क बनाई जाएगी, एक मस्जिद बनाई जाएगी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। तो आपको बताना है उस मस्जिद का नाम क्या होगा, ठीक है। उस मस्जिद का नाम क्या होगा जो कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाएगी अयोध्या में, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मस्जिद इकबाल उल मुल्क, सेकेंड ऑप्शन है मस्जिद अल फारूक, थर्ड ऑप्शन है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और लास्ट ऑप्शन है मस्जिद रहमत ए अलम, ठीक है। तो इन चारों में से उस मस्जिद का क्या नाम होगा जो कि अयोध्या में बनाई जाएगी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कि वो बहुत बड़ी मस्जिद बनाएंगे अयोध्या में जिसका नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। बस नाम याद रखिएगा और इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद बिन अब्दुल्ला। और इसकी लोकेशन देख लीजिएगा तो अयोध्या में ये बनाया जाएगा, ठीक है। अयोध्या में ये मस्जिद बनाई जाएगी, ठीक है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये मस्जिद का नाम होगा। और कौन बनाएगा? तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है इन्होंने इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन क्या बनाएंगे? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहाँ पे बनाएंगे? अयोध्या में बनाएंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज रिसीविंग द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट नमन अवार्ड्स 2023, ठीक है। नमन अवार्ड्स 2023 में किसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा नमन अवार्ड्स 2023 में? आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह और लास्ट ऑप्शन है शुभमन गिल, ठीक है। इन चारों में से क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिलेगा नमन अवार्ड्स 2023 में? आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल को, ठीक है। तो शुभमन गिल को क्या मिलेगा? नमन अवार्ड्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और अवार्ड दिया जाएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वो एक्स कोच और एक्स प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रवि शास्त्री साहब को जाएगा, ठीक है। रवि शास्त्री साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा और शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया जाएगा? ये हैदराबाद में दिया जाएगा, ठीक है। ये बीसीसीआई का अवार्ड है, जो नमन अवार्ड्स है ये बीसीसीआई का अवार्ड है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 अवार्डीज हैं, कौन कौन? शुभमन गिल, ठीक है। उनको किसके लिए अवार्ड दिया जाएगा? तो उनको अवार्ड दिया जाएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा रवि शास्त्री जी को, ठीक है। याद रखिएगा, नमन अवार्ड्स कहाँ दिया जाएगा? हैदराबाद में दिया जाएगा। किसको किसको? शुभमन गिल को और रवि शास्त्री साहब को, ठीक है साथियों। ये बीसीसीआई का अवार्ड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मच हैज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्फ्यूज्ड इनटू सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में? आपको ये बताना है, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना पैसा इन्फ्यूज़ किया है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में? आपको ये बताना था। और आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 2.3 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $40 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 4.86 बिलियन रुपीज़ और लास्ट ऑप्शन है $108 मिलियन, ठीक है। $108.4 मिलियन, ठीक है। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 4.4 बिलियन, ठीक है। INR मतलब इंडियन रुपी 4 बिलियन रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से, किसमें? सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसमें 8 ऑपरेशनल सोलर पावर एसेट्स को डेवलप किया जाएगा विद कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 1.5 गीगावाट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो बस एक बार ध्यान दीजिएगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने जो है इन्वेस्ट किया है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में कितना? लगभग 4 बिलियन, ठीक है। लगभग 4 बिलियन, जो कि होता है $58.4 मिलियन, ठीक है। INR में याद रखिएगा 4.86 बिलियन है, ठीक है। लगभग 4 बिलियन रुपीज़ जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन्वेस्ट किया है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं यहाँ पे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच बैंक हैज बिकम द इनॉग्रल इंडियन बैंक टू एग्जीक्यूट ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो किस इंडियन बैंक ने एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन की है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये किसकी है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिटी गुजरात की ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक बना है इंडिया में जिन्होंने ये एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन कैरी आउट की हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है येस बैंक, सेकंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक और लास्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, येस बैंक ने। ठीक है, तो येस बैंक ऐसा पहला इंडियन बैंक बना है जिसने RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म में जो है फाइनेंस ट्रांजैक्शंस कैरी आउट की हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन की गई है ये येस बैंक द्वारा की गई है और ये पहला ऐसा इंडियन बैंक बना है जिसने ऐसी ट्रांजैक्शंस की है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ICC ने अभी अनाउंस किया है अपनी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 और विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंस T20 टीम देख लेते हैं। तो मेंस T20 के जो कैप्टन होंगे वो सूर्य कुमार यादव होंगे इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इंडिया की तरफ से दूसरे प्लेयर जो इंक्लूड किए गए हैं T20 टीम ऑफ द ईयर में ICC की तरफ से वो हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इसके बाद हैं रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। ठीक है, तो चार प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चार प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है किसमें, ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में। ठीक है, T20 टीम ऑफ द ईयर में कितने इंडियंस इंक्लूड किए गए हैं, तो चार। कौन कौन, सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन होंगे T20 टीम ऑफ द ईयर के, ICC मेन टीम T20 टीम ऑफ द ईयर के। ठीक है, इसके बाद है यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। ठीक है, बाकी आपको नहीं देखना है, आपको बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इंडिया के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिसको ICC ने इंक्लूड किया है मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने मेंस टीम का देख लिया, यहाँ पे हम लोग वुमेन्स टीम का देख लेते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स टीम में सिर्फ एक ही इंडियन को इंक्लूड किया गया है, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, दीप्ति शर्मा को इंक्लूड किया गया है वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में। ठीक है, किसको, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दीप्ति शर्मा को इंक्लूड किया गया है ICC वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर में। ठीक है, वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर में सिर्फ दीप्ति शर्मा है और मेंस T20 में चार इंडियंस हैं। ठीक है, चार इंडियंस हैं, कौन कौन से, तो सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन भी होंगे। ठीक है, उसके बाद है यशस्वी जायसवाल, फिर है रवि बिश्नोई और फिर है अर्शदीप सिंह। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट से रिलेटेड। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी, इंडिया, ठीक है, इंडिया, F से फ्रांस और U से UAE। ठीक है, IFU याद रखिएगा। ठीक है, IFU। ठीक है, डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट IFU, इंडिया, फ्रांस और UAE इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, और ये कहाँ पे होगी, ये हो रही है अल दफरा बेस पे। ठीक है, अल दफरा एयरबेस जो कि UAE में स्थित है। ठीक है, UAE में जो स्थित है अल दफरा बेस, वहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, IFU, इंडिया, फ्रांस और UAE। और ये कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है UAE के अल दफरा एयरबेस में। ठीक है, अल दफरा एयरबेस में। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसके अंतर्गत क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो ये नीति आयोग की इनिशिएटिव है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, प्लस यूनाइटेड नेशंस की FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो है रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नीति आयोग प्लस एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री प्लस FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलकर ये इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ये लोग डेवलप करेंगे ऐसा फोरम जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी किसके लिए, रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स के लिए। रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम क्या होते हैं, जो कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बदलते क्लाइमेट चेंज में, बदलते पर्यावरण में जो एग्री फूड सिस्टम है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो सस्टेन कर पाए, उसको कहेंगे रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, जो कि
जिसमें रेजिलियंस बिल्ड हो पाए क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो रेजिलियंस डेवलप कर पाए, वैसा होगा क्लाइमेट रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ठीक है। फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसके होते हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के होते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। कितने का? 1070 करोड़ का। किस लिए? 14 पेट्रोल वेसल्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को एक्वायर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ ये पार्टनरशिप की है। कितने की है? तो 1070 करोड़ की ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया सेल्फी पॉइंट। ये कहाँ खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में क्या खोला गया है? इंडिया सेल्फी पॉइंट, ठीक है। किसने खोला है? इंडियन आर्मी ने खोला है, ठीक है। डैगर डिवीजन है जो इंडियन आर्मी की, उसने खोला है, ठीक है। डैगर डिवीजन है जो इंडियन आर्मी की, उन्होंने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है नियर एलओसी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा सेल्फी पॉइंट कहाँ पे खोला गया है। तो बार बार सेल्फी लेना है तो बार से याद रखेंगे बारामूला, ठीक है। बारामूला, बारामूला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, ठीक है। बार बार सेल्फी लेना है ना, बार बार, बार से क्या है? बार से है 12, ठीक है। बार से याद रखेंगे 12, बार बार क्या है? बार से है, 12 से है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करेंट अफेयर समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एना मारेस्क से रिलेटेड। तो ये पहली ऐसी कंटेनर शिप बनी है जिसको फ्यूल किया जाएगा ग्रीन मिथनॉल से, ठीक है। एना मारेस्क जो है पहली ऐसी कंटेनर शिप बनी है जिसको ग्रीन मिथनॉल से फ्यूल किया जाएगा, जिसके अंदर ग्रीन मिथनॉल वाला फ्यूल पड़ा रहेगा, ठीक है। एना मारेस्क, याद रखेगा एना मारेस्क। और ये इसकी कंपनी कौन है? कंपनी है मारेस्क, और कंटेनर का नाम है एना मारेस्क, ठीक है। एना मारेस्क, ठीक है। एना मारेस्क, ठीक है। जो भी आप समझना चाहें, प्रोनाउंस करना चाहें, कैसे भी कर सकते हैं, बस याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने फ्यूल के नाम पे क्या यूज़ किया है? ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है, ठीक है। इन्होंने ऐसे कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल नहीं यूज़ किया है, ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है, ठीक है। ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। किसने? एना मर्स्क ने, ठीक है। तो एम से याद रखिएगा मर्स्क, और एम से ही मिथनॉल, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन सा फ्यूल यूज़ किया है एना मर्स ने, तो याद रखिएगा एम से मर्स्क और एम से ही मिथनॉल, ठीक है। एम से ही मिथनॉल, तो इन्होंने ग्रीन मिथनॉल यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो है 6th बजट इन अ रो। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो अपना छठा बजट पेश करने वाली है हाल ही में, ठीक है। छठा बजट जो है 31 जनवरी को क्या किया जाएगा? प्लेस किया जाएगा, और सॉरी 1 फरवरी को प्लेस किया जाएगा, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो 6th बजट इन अ रो करने वाली, जो पेश करने वाली छठा बजट, एक साथ छठा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमन जी की एक बिग अचीवमेंट है, ठीक है। और इसी की तरीके से मोरारजी देसाई ने भी किया था, पर उन्होंने कुल मिला के 10 बजट पेश किए थे, ठीक है। उन्होंने मैक्सिमम 10 बजट पेश किए थे, ठीक है, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। हाईएस्ट बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर, तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो मिनिस्टर साहब थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और इन्होंने भी छः बार लगातार बजट पेश किया था, ठीक है। वैसे ही निर्मला सीतारमन जी भी 6 बार लगातार बजट पेश करने वाली महिला बनेंगी, वित्त मंत्री बनेंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा निर्मला सीतारमन कौन सा बजट पेश करने वाली है? तो 6th बजट। इससे पहले किसने किया है? इससे पहले मोरारजी देसाई ने किया है, और उन्होंने और कितने बजट पेश किए हैं? तो उन्होंने टोटल मिला के 10 बजट पेश किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा किसी एक वित्त मंत्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला ये रिकॉर्ड है, 10 बजट, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इंडिया के बारे में। तो एयर इंडिया के ऊपर जुर्माना लग गया है लगभग 1 करोड़ का, ठीक है। 1 करोड़ का जुर्माना लग गया है, क्यों? क्योंकि इनके पायलट ने ये बताया था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या कम है एयर इंडिया के जो भी विमान हैं, जैसे पर्टिकुलरली एयर इंडिया B777 प्लेन्स में, ठीक है। जो B77 प्लेन्स हैं एयर इंडिया के, उनमें जो जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मास्क है वो नहीं है, ठीक है। और सॉरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और एयर इंडिया B77 प्लेन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई, जो इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई है उसके ना होने की वजह से एयर इंडिया में कितने रुपए का जुर्माना भरा है? तो 1 करोड़ रुपए का लगभग जुर्माना दिया गया है, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगा है, ठीक है। याद रखिएगा किसके ऊपर लगा है? तो एयर इंडिया के ऊपर लगा है। और ये भी याद रखिएगा कि किस वजह से लगा है, क्योंकि इनके पास इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। एक पायलट ने इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है एलाबामा, ठीक है। एलाबामा क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस से किसी को एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब किसी को मार दिया गया है या किसी को दंड दिया गया है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, दंड दिया गया है, ठीक है।
दंड दिया गया है नाइट्रोजन गैस से, ठीक है। कन्विक्टर मर्डरर थे केनेथ स्मिथ, उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस से उनको मार दिया गया है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट थ्रू नाइट्रोजन गैस दी गई है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, लीथल इंजेक्शन यूज़ किया जाता था, ठीक है। लीथल इंजेक्शन की जगह अब नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाएगा, और एलबामा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इनके यहाँ जिसने नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया है एग्जीक्यूट करने के लिए, कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए, मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने वाला एलबामा डिस्ट्रिक्ट पहला बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एलबामा क्यों न्यूज़ में था। अब यहाँ पे स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। तो स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, एमपी में हो रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल्स माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड एडिशन है स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का ये सेकेंड एडिशन है, और ये कहाँ हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एम से मध्य प्रदेश और एम से ही माइनिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सॉरी ये माइनिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एम से ही माइनिंग कॉन्फ्रेंस और एम से ही मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में ही सेकेंड माइनिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेकेंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में भी हो रही है, तो इसके लिए इन्हीं को फर्स्ट रैंक मिल जाती है, किस चीज़ के लिए, रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट्स इन माइनिंग ऑप्शन, ठीक है। तो माइनिंग ऑप्शन में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को भी अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि जो माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है वो कौन सा एडिशन हो रहा है, तो सेकेंड एडिशन हो रहा है, ठीक है, सेकेंड एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एम से माइनिंग और एम से एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश तो एमपी में हो रहा है, और इसमें अवार्ड किसने जीता है, तो एमपी ने ही जीता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हो रही है मध्य प्रदेश में, क्या हो रही है, तो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है, ठीक है। 63rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड भी कहाँ हुई है, भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1851 में बना था, ठीक है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1851 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, ध्यान दीजिएगा, G77 प्लस चाइना की ये थर्ड साउथ समिट है, ठीक है, थर्ड साउथ समिट, ठीक है। इन सारे कीवर्ड से बहुत ध्यान दीजिएगा, G77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट, ठीक है, थर्ड साउथ समिट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को किसमें, G77 प्लस चाइना की थर्ड साउथ समिट में। ये कहाँ हुई थी, तो ये युगांडा में हुई थी, ठीक है, युगांडा में हुई थी, ठीक है, युगांडा में हुई थी। और इसकी थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ध्यान दीजिएगा, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना है हम लोग को, सबसे पहले ये देखना है कहाँ हो रही है, तो युगांडा में हो रही है थर्ड साउथ समिट, ठीक है, थर्ड साउथ समिट कहाँ पे हो रही है, युगांडा में हो रही है। थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये थर्ड साउथ समिट है, ठीक है, थर्ड साउथ समिट है, मतलब इससे पहले 2 साउथ समिट्स और हो चुकी होंगी, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो युवेरी कागुता मुसुवेनी, ठीक है, युवेरी कागुता मुसुवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड और G77 प्लस चाइना की थर्ड साउथ समिट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में देखेंगे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, भारत रत्न मिला है, ठीक है, इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद मिला है, ठीक है, पॉस्ट्यूमसली इसी को कहते हैं, ठीक है, मरणोपरांत मतलब पॉस्ट्यूमसली मिला है, ठीक है। और ये कौन से रेसिपिएंट है, तो 49 नंबर के रेसिपिएंट है, ठीक है, ये 49 रेसिपिएंट है जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, और 15 ऐसे हैं जिनको मरने के बाद मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली ये अवार्ड से नवाजा गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही रैंकिंग याद रखिएगा, 15th टू बी अकॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली मरणोपरांत इस सम्मान को हासिल करने वाले 15वें व्यक्ति बने हैं, और 49वें व्यक्ति बने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको जन नायक भी कहा जाता था, ठीक है, इनको जन नायक भी कहा जाता था, और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, पहली बार 1970s 70 से 71, फिर 76 से शायद 78 तक, ये 2 टाइमलाइन थी इनकी चीफ मिनिस्टरशिप की, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये कहाँ से आते हैं, तो ये बिहार स्टेट से आते हैं, ठीक है, बिहार स्टेट से आते हैं, इनको भारत रत्न मिला है। तो ये 49वें ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और 15वें ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको मरणोपरांत इस
इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ने कर्पूरी ठाकुर के बारे में सारी बातें देख ली। अब हम लोग स्मृति वन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्मृति वन क्या है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्मृति वन, एन अनपैरेलल्ड अपोथेसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक। ठीक है, तो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, भुज अर्थक्वेक आया था जो कि काफ़ी विखंडनकारी और विनाशकारी था। तो उसको याद करते हुए स्मृति वन नाम की एक कॉफ़ी बुक टेबल लॉन्च की गई है। ठीक है, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई है जिसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल साहब ने। ठीक है, तो स्मृति वन याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, गुजरात के अर्थक्वेक से रिलेटेड है जो 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था, जो काफ़ी विनाशकारी था, जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। उसको याद करते हुए स्मृति वन नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल साहब द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है वायबिलिटी गैप फंडिंग विथ 8500 करोड़, 8500 करोड़ किसके लिए, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ फाइनेंशियल गैप्स हैं, तो वो गैप फुलफिल करती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो फुलफिल करती है, वो फाइनेंशियल गैप फुलफिल करती है इंडियन गवर्नमेंट, उसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। ठीक है, जो भी गैप है उसको फंड करने को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये कितना राशि आवंटित हुई है, तो 8500 करोड़ की राशि आवंटित हुई है इसमें। किस चीज़ के लिए, तो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिएगा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की गई है। और ये इसकी राशि कितनी है या इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये स्कीम है 8500 करोड़ की। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए है। और गवर्नमेंट का एम क्या है, तो गवर्नमेंट का एम है कि 100 मिलियन टन्स को गैसिफाई करना है। ठीक है, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को गैसिफाई करना है बाय 2030। ठीक है, ये भी एक गोल है, ध्यान दीजिएगा, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को गैसिफाई करना है बाय 2030। ठीक है, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें कोल इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, उसमें बेल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सब सारी अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम किसके लिए आई है, तो आई है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी, 8500 करोड़ की, और गवर्नमेंट का एम क्या है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल्स बाय 2030। ठीक है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल्स बाय 2030। ठीक है, ये सारे ही डेटा फैक्ट्स हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम क्या है, ये एआई स्टार्टअप है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ऐसा ये फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न है। ठीक है, एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। ठीक है, और ये इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने एआई स्टार्टअप बनाया था जिसका नाम था कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, कृत्रिम जो है ये हिंदी वर्ड है, एकदम क्लिष्ट हिंदी वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल है तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक है, किसने बनाया है, ओला के फाउंडर ने इनको बनाया है, और ये पहला ऐसा एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है। ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें स्पोर्ट्स सेक्शन से देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है इस समय की ये है कि रोहन बोपन्ना जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं वो नंबर वन डबल्स रैंकिंग में आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 का स्थान करने वाले रोहन बोपन्ना जो है ओल्डेस्ट व्यक्ति बने हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जिनकी उम्र है 43 ईयर्स। ठीक है, तो 43 ईयर्स में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना पहले ऐसे इंसान बने हैं जो इतनी उम्र दराज में मतलब 43 इयर्स की एज में नंबर 1 की रैंकिंग उन्हें हासिल हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना को नंबर 1 रैंकिंग हासिल हुई है, एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट नंबर 1 टू होल्ड दिस रैंकिंग। ठीक है, तो सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 1 की रैंकिंग पे है मेंस डबल्स रैंकिंग में टेनिस में, वो रोहन बोपन्ना की है। ठीक है, इन्होंने कब यह रैंकिंग हासिल की थी, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद ये रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, और इनके पार्टनर कौन थे क्वार्टर फाइनल में, तो इनके पार्टनर थे मैथ्यू ईबडन। ठीक है, तो इन्होंने ये जो नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद की है। ठीक है, क्योंकि ये 43 ईयर्स के हैं इसलिए ये एक अचीवमेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले जो ये इतनी उम्र दराज में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर
करने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन, ठीक है। अमेरिका के टेनिस प्लेयर थे माइक ब्रायन, जिन्होंने 41 साल की उम्र में, 41 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की थी, ठीक है। अब कौन बन गए हैं, तो अब रोहन बोपन्ना बन गए हैं नंबर 1 मेंस डबल रैंकिंग्स में, ठीक है। डबल्स रैंकिंग है, याद रखिएगा, सिंगल नहीं है, डबल्स रैंकिंग है। और इनके साथ कौन है, तो इनके साथ है मैथ्यू एबडन। इन लोग ने कब हासिल की थी ये रैंकिंग, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, ठीक है। क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद इन्होंने ये रैंकिंग हासिल की है। और रोहन बोपन्ना को रोहन बोपन्ना ने किसको सरपास किया है, तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन को सरपास किया है, जो कि 41 ईयर्स की एज में नंबर 1 टाइटल जीता था, नंबर 1 रैंकिंग पे थे मेंस डबल रैंकिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले याद रखिएगा टेनिस की रैंकिंग है ये, ठीक है। टेनिस की रैंकिंग है, किसने नंबर 1 हासिल किया है रैंक, तो रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। रोहन बोपन्ना ने किसके साथ, मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है, मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है, मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है। कब हासिल की थी ये, तो ये क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, किसका क्वार्टर फाइनल, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल, ठीक है। और इन्होंने किसको सरपास किया है, तो माइक ब्रायन साहब को सरपास किया है, जो कि 41 ईयर्स की एज में क्या किए थे, नंबर 1 रैंकिंग हासिल किए थे, ठीक है। माइक ब्रायन जो यूएस से आते हैं, ठीक है। और रोहन बोपन्ना की एज क्या है, 43 है, जब उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है, मेंस डबल्स रैंकिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स देखेंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। हम लोग ने कल देखा था कि हम लोग ने गणतंत्र 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था कल, और उसकी थीम क्या थी, ये सारी जो बातें हैं हम लोग ने पिछले वीडियो में की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा, उसमें गैलेंट्री अवार्ड्स, उसमें पद्म अवार्ड्स, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हैं, कल ही की वीडियो है 26 जनवरी की, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और बातें। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, और सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है। 26 जनवरी को ही हम लोग इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार कस्टम डे की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ठीक है। इस बार की ये थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ठीक है। कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस इस बार की थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे 27 जनवरी को हम लोग क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, तो 27 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकास्ट और नेशनल जियोग्राफिक डे, ठीक है। तो आपको, खैर हम आपको कितनी बार बताएं, हमेशा ये बताते रहें कि ये याद रखना थोड़ा सा हैसल हो जाता है कि आप इतनी चीज़ें याद रखें कि कौन से डे पे क्या चीज़ मनाई जाती है। कई बार तो एक ही दिन में दो चीज़ें मनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद करना थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना नहीं होता है जितना आपको थीम याद करने से होता है, ठीक है। तो थीम आप अच्छे से याद करके जाइएगा, भले को आप एक बार इसको स्किप कर दें, इग्नोर कर दें कि कौन से दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस साल की कस्टम्स डे की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनकी टारगेट और टाइमलाइन क्या है, तो टारगेट इनका है सूर्योदय योजना का कि रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में, ठीक है। 1 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा, छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे, रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। कितना, कहाँ पे, कितने घरों में, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में, ठीक है, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट टू 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर बाय 2026, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन सेट की गई है कि, या एक टारगेट सेट किया गया है कि 40 गीगावाट जो है कंट्रीब्यूट करेगी सूर्योदय योजना के अंतर्गत, कब तक, 2026 तक, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आरईसी इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एजेंसी कौन सी है, आरईसी, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो कि इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और सीपीएसईज कौन कौन से पब्लिक सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो 8 सीपीएसईज विल बी इन्वॉल्व, लाइक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड एक्सेट्रा, अंडर रेस्को मॉडल, ठीक है। तो ये सीपीएसई 8 सीपीएसईज इन्वॉल्व करेंगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, ठीक है।